Hi everyone, my name is Pradnya and this year I got selected for BAMS और मैंने ये चैनल खोला बिकॉज़ मुझे टीचिंग जो है वो मेरा हॉबी था और मुझे मैं 11th-12th में तो टीचिंग नहीं कर सकती थी। फिर मुझे लगा कि मैं जब कुछ बन जाऊंगी या फिर कुछ मेरे सिलेक्ट हो जाऊंगी किसी डिग्री के लिए तो मैं यूट्यूब पर टीचिंग स्टार्ट कर दूंगी। सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर BAMS एज आई टोल्ड यू और आई स्टार्टेड टीचिंग गाइज। तो वेलकम टू दिस चैनल, ये बोला मैं भूल गई। सो वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम टू द बायोलॉजी बाइट्स एंड या ऑन दिस चैनल आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस ऑन बायोलॉजी के टॉपिक्स फ्रॉम NCERT। ऑफ कोर्स हम बायोलॉजी NCERT से पढ़ रहे हैं तो हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। सो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ से हम शुरू करेंगे। बिकॉज देखो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लाइफ ऑफ साइंस के साइंस ऑफ लाइफ, ओके। तो लाइफ का जो ओरिजिन है वो सेल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि हमारी जो मैं बनी हूँ ना, वो ऑर्गेनिज्म हूँ ना, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। पता है आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ मैं। और मैं बेसिकली मैं सेल से बनी हूँ। आप लोग भी सेल से बने हो, नॉट अ बिग थिंग। मैं भी सेल से बनी हूँ। तो हम सेल पढ़ेंगे बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए मैंने सोचा हम सेल पढ़ लेते हैं, है ना। और आपको समझ में भी आएंगी बातें नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो बेसिकली मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊँगी आपको। ये नहीं कि 1 घंटे में आधा NCERT कंप्लीट कर दिया। नो, आई एम गोना टीच यू छोटे छोटे टॉपिक्स फॉर 10 मिनट्स के टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, एज आई टोल्ड यू, सेल है। तो चलो शुरू करते हैं। सेल, तो सेल इज़ नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते क्यों है, ये भी हम पढ़ेंगे। और सेल की डेफिनेशन भी हम 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी क्यों कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। और सेल को डिस्कवर किसने करा था वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं विद सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो यार देखो, बेसिकली हमारी जो इकोसिस्टम है पूरा अर्थ, वहाँ पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। एक रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज़ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है और ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। किस बेसिस पर हम ये कह पा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। तो वो बेसिस इज़ द सेल। अगर से किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल प्रेजेंट होगा, वो बात नहीं कि कितने सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए, सिंगल सेल भी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। और अगर सॉरी, और अगर सेल नहीं होगा प्रेजेंट, एक सेल भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑर्गेनिज्म इज नॉन लिविंग, है ना। इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑर्गेन। अगर हम सेल के प्रेजेंस या फिर अब्सेंस से ये बता पा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, तो डोंट यू थिंक दैट सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज मैंने बताया, आई एम नॉट गोना रिपीट इट बिकॉज आई डोंट हैव हैबिट ऑफ रिपीट। सो या सेल के बेसिस रिपीट की, ओके। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। और फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था। उस डेफिनेशन से पहले हम पढ़ेंगे एक चीज़ जो कि NCERT में दी हुई है कि एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो यार, मैं एग्जांपल लेती हूँ वायरस का। तो वायरस के पास कंप्लीट सेल नहीं है, वायरस इज़ ए सेल्यूलर, उसमें सेल है ही नहीं। तो वो लिविंग कैसे हो सकता है ना, तो वो नॉन लिविंग होगा। तो या नॉन लिविंग तो वो है, बट बॉडी के बाहर, हमारी बॉडी के बाहर, होस्ट की बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग है। देखो यार, प्रूफ क्या है कि वो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है। प्रूफ क्या है, अगर वायरस टेबल पर रहता है, किसी टेबल पर या फिर ऊँट के टेबल पर अगर वो वायरस प्रेजेंट है, तो वायरस टेबल को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। वायरस अगर 100 दिन भी रहे तो वायरस इज़ नॉट इन्फेक्टिंग दैट टेबल। बट जैसे ही मैं व्हेन आई पुट माई हैंड ऑन द टेबल, तो वायरस मेरे यहाँ पर आ जाता है। और ऐसे मैं ऐसा अगर करती हूँ तो मेरी जो ओपनिंग्स है बॉडी की, तो वहाँ से वो अंदर चला जाता है और वो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है बेसिकली। तो वो हम पर ही डिपेंड रह के हमें ही इन्फेक्ट कर रहा है। सो यू कैन देखो यार कितना हम पर डिपेंड रह के हमें इन्फेक्ट कर रहा है वायरस। तो उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है बॉडी के अंदर जाके। तो मुझे जो कहना है वो है कि
वायरस के पास पूरा सेल नहीं है, लाइक वायरस इज ए सेलुलर, ही क्या बोल रहे हैं, इट डजेंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो ए सेलुलर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। और मैं मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिंगल सेल रहती है। ये देखो यार, ये तो हमारा जो है वो हो गया कि मतलब प्रूव हो गया, समझाना हो गया कि एनीथिंग लेस दैन कंप्लीट सेल इट डजेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे कि वायरस। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म की। तो पहला टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो है यूनिसेलुलर, सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में एक सेल रहता है और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल रहते हैं, बेसिकली मोर दैन वन सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल रहता है तो ऑफ कोर्स वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। वो सिंगल सेल भी अगर उसमें प्रेजेंट है तो दैट ऑर्गेनिज्म इज एबल टू परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ प्लस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके जैसे कि हम बैक्टीरिया, अमीबा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है। अमीबा किसी पर डिपेंड रह के लाइक रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक अगर अमीबा को रिप्रोडक्शन करना है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं रह रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर उसे डिपेंड रहना पड़ेगा उसके जो इसेंशियल फंक्शन है वो कंप्लीट करने के लिए। नो, भले ही वो यूनिसेलुलर है, एबल टू परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो मेरे को एक याद आ रहा है, इसेंशियल में रिप्रोडक्शन वो कर पा रहा है ना। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। और मल्टी सेलर की बात करूँ तो मल्टी सेलर में तो मेनी सेल होते हैं, तो अगर यूनिसेलर कर पा रहा है तो मल्टी सेलर तो कर पाएगा ही, है ना। और या नेक्स्ट थिंग वी आर गोना डिस्कस इज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ सेल। तो लाइक गाइस इट्स माय फर्स्ट वीडियो, तो आई एम गेटिंग नर्वस, सो डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा डबल डबल बोल रही है या फिर एक मतलब बोलने में वो हो रहा है क्या बोलते हैं उसे, वो हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। तो इट्स माय फर्स्ट वीडियो एंड या आई एम गेटिंग नर्वस, वेरी नर्वस बेसिकली। तो या ओके, तो सेकेंडली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ सेल। क्या है वो जो हम 8 से 9 से 10 से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज दैट डेफिनेशन? सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो स्ट्रक्चरल से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो बाद में रखेंगे बिकॉज हम पूरा पढ़ेंगे वो। तो सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ आवर लाइफ, है ना। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज फंडामेंटल इज नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वो हमने पढ़ा कि उसे फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। अब बात आती है कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों पढ़ते हैं या फिर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज यार देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, लाइक मेरी बॉडी मेरी, सो आपकी भी गाइस, तो मेरी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स के ग्रुप से बनी है। मैं मेरी बात कर रही हूँ बट आपकी भी बनी है। तो यार बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनी है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स का जो ग्रुप बना तब हमारी बॉडी बनी। पर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप कब बना? जब बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप बना तो एक ऑर्गन सिस्टम बना, है ना। तो ऐसे ही ऑर्गन्स के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बना। बेसिकली ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन के ग्रुप से बनता है, ऑर्गन जो है वो टिश्यू के ग्रुप से बनता है, और जो टिश्यू है वो सेल्स के ग्रुप से बनता है। तो बेसिकली ओरिजिन क्या है? एक ओरिजिनेट किससे हो रहा है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ये सब किससे? सेल से ओरिजिनेट हो रहा है ना। और सेल से नीचे तो कुछ होता ही नहीं, अगर होगा तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा, है ना। सो या तो सेल से बेसिकली सब ओरिजिन हो रहा है। सेल से हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारी रग रग में सेल है। तो ऑफ कोर्स सेल इज गोना बी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, हो ना। ओके, सो या उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में पहला जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक ने। भले ही उसने जो है लिविंग सेल नहीं ढूंढा, फिर भी उसका नाम आता है। उसने डेड सेल ढूंढा था। मतलब ढूंढा था का मतलब क्या होता है? डिस्कवर करा था। और उसने जो मतलब जिससे ऑब्जर्व लाइक उसने ऑब्जर्व किस में किया था? तो कॉर्क में करा था। कॉर्क इज़ द डेड टिश्यू इन द प्लांट। तो
ऑफ कोर्स अगर डेट इशू में ऑब्जर्व करेगा तो डेट सेल ही देखेगा। तो उसने जो देखा था, उसने जब कॉर्क को ऑब्जर्व करा तो उसको एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा और उसको लगा ये जो यूनिट है ना, एक ये लाइक हेक्सागोनल यूनिट जो है ना वही सेल है, बट दैट यूनिट इज़ नॉट सेल। वो उसे लगा कि सेल है बट वो सेल था नहीं, वो सेल वॉल था जो उसने देखा था। बट या हम कहते हैं कि उसने डेड सेल देखा था। आज हमें लाइक एक्चुअल में उसने सेल वॉल देखा था, बट बेसिकली उसने डेड सेल देखा था। ओके, सो आफ्टर दैट जो नाम आता है वो आता है एंटन वॉन लीवेनहुक का। उसने देखा था लिविंग सेल। तो या लिविंग सेल देखा था, तो कहाँ देखा था तो उसने जो लिविंग सेल देखा था वो पॉन्ड वाटर में देखा था। और उसने सिर्फ लिविंग सेल ही नहीं देखा, उसने प्रोटोजोआ देखा। और उसने लाइक वो बहुत, उसके पास माइक्रोस्कोप था तो उसने आरबीसी प्रोटोजोआ फॉर फर्स्ट टाइम उसने ही देखा था, है ना। सो या मतलब है ना, लाइक आपको पूछने रही थी, आपको बता रही हूँ। ओके, सो उसने देखा था ये सब। फिर जो नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था और रामचंद्रन नाम है हमारी एनसीईआरटी में। सो उन्होंने जो करा था वो करा था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। उसे डिस्कवर और एक्सप्लेन करा था, ऑब्जर्व भी करा था। ऑफकोर्स ऑब्जर्व करेंगे तभी एक्सप्लेन करेंगे। तो या ही एक्सप्लेन द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो या हमने साइंटिस्ट के नाम भी पढ़ लिए। तो नाम क्या है साइंटिस्ट के? पहला आता है रॉबर्ट हुक, उसने देखा था डेड सेल। फिर नाम आता है एंटोन वॉन लीवेनहुक का, तो उसने देखा था लिविंग सेल। और फिर उसने जो देखा, और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने जो देखा था वो था न्यूक्लियस। फिर रामचंद्रन ने जो एक्सप्लेन करा था वो था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ओके, तो बेसिकली जो हमारा सेकंड नंबर का है लीवेनहुक, उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व करा था। स्पर्म भी ऑब्जर्व करा था गाइस, या तो यार देखो, यहाँ पर आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर बिकॉज आई थिंक 10 मिनट्स हो गए होंगे और 10 मिनट्स का ही हम टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे। यार देखो, मैंने जो भी 10 मिनट्स में आपको पढ़ाया वो यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। तो राइट डाउन करके आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो I have facility of board also, but I'm not writing on the board because handwriting is very dirty. Like you can't even understand. And I'm gonna be doctor, so it's okay. And you also guys gonna be doctor, तो handwriting का कुछ वो है नहीं. But yeah, तो आपको राइट डाउन करना है। मैंने जो भी आपको बोला है, लाइक मेरे वर्ड सुन के आपको राइट डाउन करना है। और या मैं जो हूँ इस चैनल पर सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स ही पढ़ाऊँगी। अगर आपका बैकलॉग रह गया होगा तो आप इस मतलब ये वीडियोस देख के आप कवर कर सकते हो। तो या मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया बिकॉज मेरा बहुत बैकलॉग था और मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था बैकलॉग कवर करने के लिए। आपको नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आई मेड दिस चैनल फॉर यू गाइज। तो आप ये चैनल को देख के आपका बैकलॉग ख़त्म कर सकते, चैनल को मतलब चैनल के वीडियोज़ को देख कर बैकलॉग ख़त्म कर सकते हो। तो ये हमारा पहला था, बट हम पहला वीडियो था तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते जाएंगे, बहुत सारे वीडियो बनाएंगे लाइक पूरे टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी 11-12 के पूरे कवर करेंगे। तो कंटिन्यू रहे आप इस चैनल पर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। या थैंक्स फॉर वॉचिंग। और या लाइक मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ जो लोग लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब वो भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं। और मैं आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर फाइनेंशियल, लाइक फाइनेंशियली अगर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अगर आप वो ज्वाइन नहीं कर पाए हो तो आप ये देखिए। और अगर आप ज्वाइन कर भी पा रहे हो तो भी अगर आपका बैकलॉग है तो आप ये देखिए। बट मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।